तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डी.एड तृतीय सेमेस्टर का विज्ञान विषय का 2024 के फुल पेपर के सॉल्यूशंस को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कुकिंग यानी कि खाना पकाने वाली गैस जो होती है उसमें किसकी मात्रा जो है अधिक होती है। तो इसमें जो है आपकी ब्यूटेन जो होती है इसकी मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक जो है ठोस में होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय वैज्ञानिक इसमें कौन है। तो सी.वी. रमन जी जो है आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथ कहलाती है। तो पीयूष ग्रंथ जो होती है आपकी मास्टर ग्रंथ कही जाती है। नेक्स्ट है कि नागफली का पौधा है। तो नागफली का पौधा जो होता है एक मरुस्थलीय पौधा होता है आपका ये। नेक्स्ट जो है तो उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कान के पर्दे में कंपन करके मस्तिष्क में पहुंचती है और इस प्रकार हम ध्वनि को महसूस करते हैं। अतः ध्वनि एक प्रकार की संवेदना है, किसी वस्तु में कंपन के कारण ध्वनि जो होती है उत्पन्न होती है। और आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आवृत्ति यानी कि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे जो है एन या फिर एफ अक्षर से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक जो होता है प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज होता है। एक आवृत्ति बराबर जो होता है 1/आवर्तकाल आवर्तकाल या फिर टी बराबर एन बराबर आपका 1/t, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति जो होता है दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकता है, परंतु उसे पास की वस्तुएं जो होती हैं धुंधली दिखती हैं या फिर देखने में परेशानी होती है ना। हाइपरमेट्रोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पन्ना बनकर रेटिना से दूर जा करके बनता है। नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है असम में है और इसकी स्थापना सन 1904 में हुई थी। यह भारतीय गैंडा के लिए जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों के उल्लेख कीजिए। तो इनमें जो है आपका रोगी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी कम हो जाती है और रोगी के घाव भरने में भी काफ़ी समय लगता है और रोगी को बार बार जो है अनावश्यक रूप से मूत्र विसर्जन होने जैसे कई सारी समस्याएं होती हैं और अधिक प्यास लगती है और ज़्यादा समय तक मधुमेह होने पर जो है आपके उच्च रक्तचाप की भी समस्या हो जाती है ना। नेक्स्ट है कि खनिज क्या है। तो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं व उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे कि आपका कापर थायराइड यानी कि CuFeS2 जो है खनिज का उदाहरण है और इससे यह स्पष्ट है कि इसमें कापर और आयरन धातुएं होती हैं और साथ ही पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थ भी खनिज पदार्थ कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि एथेन व एसिटिलीन का सूत्र बताइए। तो एथेन आपका C2H2 के एसिटिलीन आपकी C2H2 होता है। नेक्स्ट है कि पार्श्व परावर्तन का उदाहरण देकर समझाइए, है ना। तो जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ जो होता है प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई देता है तथा बायां हाथ जो है प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बदल जाने की घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों का विघटन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप अनेक हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यह कार्य जिन अंगों द्वारा किया जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से, जैसे आपके गुर्दे हो गए, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग हो गए, है ना। और इसी के साथ में आपके अतिरिक्त उत्सर्जन अंग जो होते हैं त्वचा जैसे हो गया और फेफड़े और यकृत होते हैं। त्वचा जो होते हैं पसीनों को निकालती है ना, फेफड़े जो होते हैं CO2 को और यकृत जो होता है अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि बिलिरुबिन को जो है निकालता है ना। इसी प्रकार से किडनी जो होते हैं या मुख्य उत्सर्जन अंग होते हैं, ये जो है रक्त को छानकर यूरिन बनाते हैं और नलिका ये जो मूत्रवाहिनी होती हैं गुर्दों से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं और मूत्राशय जो थैलीनुमा अंग है जिसमें मूत्र जो है जमा होता है ना। इसी प्रकार से ये उत्सर्जी अंग आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है जब प्रकाश जो है किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस भेज दी जाती है ना। तो इसी क्रिया को है प्रकाश का परावर्तन कहते। प्रकाश परावर्तन के नियम जो होते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन नियम जो है मुख्य 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों ही एक ही तल में इस प्रकार से होते हैं, है ना। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होने वाला है। नेक्स्ट है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐच्छिक क्रियाएं मतलब कि जिन कार्यों को हमारा दिमाग जो होता है सोच समझकर अपनी इच्छा अनुसार करता है वे सभी क्रियाएं जो होती हैं ऐच्छिक क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे कि चलना, पढ़ना, खेलना, कूदना, है ना, उठना बैठना, ये सब हो गए ऐच्छिक।
और जबकि ऐसी क्रियाएं जो अपने आप होती हैं यानी कि जिन पर हमारी कोई इच्छा का प्रभाव नहीं होता है, वो क्रियाएं अनिच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि पलक झपकना आपका, है ना, सांस लेना, धमाका होने पे चौंक जाना, गर्म वस्तु को छूकर अचानक से हाथ हटा लेना, इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं कही जाती हैं। नेक्स्ट है कि शुगर चारकोल क्या है। तो शुगर चारकोल जो होता है कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। इसे चीनी पर सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। गंधक का अम्ल जो होता है चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन शेष रह जाता है। शुगर चारकोल जो है मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। अगर इसके उपयोग को देखेंगे तो यह जो है अपचायक के रूप में बेसिकली प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो भोजन एक अनिवार्य आवश्यकता है ना मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए इस प्रकार भोजन करना चाहिए कि संतुलित होने के साथ साथ पूर्ण रूप से कीटाणु रहित हो। प्रायः अधिक गर्मी के मौसम में भोजन में बैक्टीरिया तथा अन्य छोटे छोटे जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तथा भोजन को विषाक्त बना देते हैं, परंतु भोजन संरक्षण की विधियों का उपयोग करके भोजन को कुछ समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार से भोजन संरक्षण की विधियों के अतिरिक्त भोजन को एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजकर उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि सार रूप में कहा जाए अगर तो भोजन संरक्षण का कारण भोजन से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके एक निश्चित समय तक भोजन को संग्रहित करना ही कार्य संरक्षण कहा जाता है आपका। नेक्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर के जो तत्व बने होंगे, है ना, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। जैसे कि आपका मीथेन यानी कि CH4 और इथेन, एथिलीन और एसिटिलीन जो है इसके उदाहरण। और हाइड्रोकार्बन के प्रकार तो ये मुख्यतः जो है दो प्रकारों में बांटा गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य जो एकल बंध का प्रयोग होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि CH4 आपका हो गया, है ना, CH4 में जैसे C इधर और H जो होते हैं एकल बंध के द्वारा इस प्रकार से जुड़े होते हैं ना, और C2H6 इथेन जैसे हो गया तो इसमें भी इस प्रकार से जुड़ जाएंगे आपके एक और C से इस प्रकार से, है ना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु जो होते हैं के मध्य कम से कम द्विबंध यानी कि द्विबंध इस प्रकार से जुड़ेंगे या फिर त्रिबंध भी हो सकता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि आपका एथिलीन हो गया और एसिटिलीन होता है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और PDF के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में हमने दे रखी है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF और लेटेस्ट अपडेट जो है हम रेगुलर देते रहते हैं, तो इसलिए उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।